तो आज हम पढ़ने वाले हैं उस सब्सटेंस, उस पदार्थ के बारे में जो हर एक सजीव जंतु या सेल के जीवन का सूत्र आधार है, जिसको आप आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हो। अधिकतर लोगों को ये पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन डीएनए याद रखना है कि डीएनए के साथ साथ आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं डीएनए की। और आप में से सबको पता होगा, मोस्टली अधिकतर लोगों को पता होगा कि जो डीएनए है वो सेल के केंद्रक में पाया जाता है, जो कि सेल के सेंटर में होता है जनरली। क्या ये पता है आप सबको कि केंद्रक के अलावा भी एक ऑर्गेनल्स होता है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट रहता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से डीएनए, जिसको आप आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जानते हो, इसके कई सारे नाम हैं। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल, हिंदी वाले सुनते जाओ ध्यान से, हिंदी में क्या बोल रहा हूँ मैं, आनुवंशिक पदार्थ, या फिर जीनोम भी इसी को कहते हैं जब ये सिंगल सेट होता है। क्रोमोसोम भी अपने आप में डीएनए ही है, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो हमने बात की कि ये डीएनए सेल के अंदर दो जगह होता है, एक सेल के केंद्रक में, दूसरा सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में आपको दिख रहे हैं रेड कलर के कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और हर एक सेल में, कुछ बैक्टीरियल सेल्स को छोड़ दे तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई सारे डीएनए की कॉपीज होती हैं। यहाँ आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको। एक डीएनए की कॉपी ये है, एक डीएनए की कॉपी ये है, एंड सेकेंड थर्ड वन ये है। तो इस तरह से बहुत सारे डीएनए की कॉपीज होती हैं। तो हमने ये समझ लिया कि एक सेल में दो जगह होते हैं डीएनए, पहला केंद्रक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए, और यही वास्तव में जीवन का सूत्रधार है। जिस तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला ब्रेन होता है, उसी तरह से सेल की सभी मेटाबॉलिक या फिर जैव रासायनिक कहो, या फिर शरीर की या फिजियोलॉजिकल क्रियाविधि कहो, क्रियाएं कहो, या फिर क्रियाविधि कहो, उन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियस में उसका डीएनए, दैट इज न्यूक्लियर डीएनए। बात समझ में आ गई? ठीक है, और यही वो डीएनए है, यही वो आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। बट ध्यान रखना है कि इसकी सिर्फ दो कॉपीज होती हैं, ओनली टू कॉपीज। पहली जो माँ से आती है, और दूसरी जो पप्पा से आती है। ठीक है, तो अम्मा और पप्पा की दो कॉपियां रहती हैं। तो इसका एक डिमेरिट ये है कि अगर आफ्टर डेथ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो डीएनए डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले से ये इसकी सिर्फ दो कॉपी हैं। तो अगर काफ़ी लंबे समय तक वो ऑर्गेनिज्म को अगर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहें, तो लंबे समय बाद बहुत स्मॉल अमाउंट ट्रेसेस में उसका डीएनए बच पाता है, और काफ़ी हद तक संभावना होती है कि वो डीएनए कंटेमिनेट हो गया हो, या फिर हम कह सकते हैं, कंटेमिनेट का मतलब है कि किसी दूसरे बैक्टीरिया या किसी दूसरी स्पीसीज के डीएनए के साथ मिल गया हो। इसी के साथ अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक ही बात है, क्योंकि हमने बात की ऊपर डीएनए को कई नाम से जाना जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जीनोम या क्रोमोसोम। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये काफ़ी छोटा होता है, मच स्मॉलर डीएनए के कंपेरेटिवली। जैसे हम बात करें ह्यूमन जीनोम की, तो ह्यूमन जीनोम मतलब ह्यूमन डीएनए में लगभग 3 बिलियन जीन्स होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, भूल चूक माफ। तो माइटोकॉन्ड्रियल की अगर हम बात करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रियल में इसके कंपेरेटिवली बहुत, मीन्स कुछ 100 में, कई बार 100 से नीचे भी होते हैं, 61 या कई बार 61 के ऊपर होते हैं। तो बहुत कम बेस पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इसकी थाउजेंड ऑफ कॉपीज होती हैं, हजारों कॉपियां होती हैं। तो लंबे समय के बाद भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, इसको एनालिसिस करना ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ की वजह से ये
काफ़ी लंबे समय के बाद भी डीएनए को प्रिजर्व करने की क्षमता रखता है। बट जो ध्यान रखना है वो ये कि सॉरी शक्तिमान, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ और सिर्फ अम्मा से आवे लल्ला, ये ध्यान रखना है तन्ने, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी में भी ये अम्मा से ही जावे, अम्मा माइट्रोकॉन्ड्रिया देवे तब तुमने मिलवे, ठीक है। चलो ये समझने वाली बात है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, देखो जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं तब वहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर ये जानना है तो जिज्ञासा जाहिर करो, कमेंट में डालो कि भाई इसको बताया जाए क्यों मटेरियल से आता है, क्यों माँ से आता है, क्यों पापा से नहीं आता। तो इसको बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐश करते रहिए।